रॉयल रोड पर एक पिक्चर लेबोरेटरी है, बरकत पिक्चर्स। उड़िया और गंदी फिल्मों के बारे में मालूम हुआ है कि उन्हें वहाँ डेवलप किया जाता है और उनके प्रिंट बनाकर पूरे मुल्क में तकसीम किए जाते हैं। उसके मालिक सेठ बरकत के बारे में तुम कुछ जानते हो? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, मैं तो उसका नाम ही आपसे सुन रहा हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। उसका ताल्लुक लामाहला जेर जमीन दुनिया से होगा। क्या कोई ऐसा आदमी तुम्हारे जहन में है जो इस बारे में मालूमात मुहैया कर सके? इमरान ने कहा। किस किस्म की मालूमात बॉस? टाइगर ने पूछा। यही कि ये सारा काम कहाँ होता है। लामाहला उन लोगों ने इसके लिए कोई खुफिया सेटअप बना रखा होगा। इमरान ने कहा। आप फ्लैट से फोन कर रहे हैं? टाइगर ने पूछा। नहीं, 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर से। क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। मेरे जहन में एक आइडिया आया है, लेकिन मैं पहले उसे कंफर्म कर लूं, फिर आपको खुद ही फोन करूंगा। टाइगर ने कहा। ओके, यहाँ का फोन नंबर तो तुम्हें मालूम है ना? इमरान ने पूछा। जी हाँ, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये काम वहाँ के किसी आदमी को अगवा करके भी किया जा सकता है इमरान साहब, खावर ने कहा। नहीं, वहाँ पूरा नेटवर्क है। इस गंदे काम का पूरा ग्रुप यकसर अलहदा होगा। वहाँ वो बरकत मिल जाता तो फिर सब कुछ आसानी से मालूम हो जाता, इमरान ने कहा और खावर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो सिद्दीकी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, क्योंकि बहरहाल वो 4 स्टार्स का चीफ था। यस, सिद्दीकी बोल रहा हूँ, सिद्दीकी ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ सिद्दीकी साहब, इमरान साहब यहाँ होंगे। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई थी। हाँ, बात करो, सिद्दीकी ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस, इमरान ने रिसीवर लेते हुए कहा। बॉस, मुझे आपकी बात सुनकर याद आया था कि विक्ट्री क्लब के मालिक विक्टर ने एक बार मुझे बताया था कि वो उड़िया फिल्मों का साइड धंधा करता है और वो माल बरकत पिक्चर्स के मैनेजर किंग से वसूल करता है। मैंने उस वक्त तो इस बात पर तवज्जो न दी थी क्योंकि मुझे इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन अब आपकी बात सुनकर मुझे याद आ गया है तो मैंने फोन पर विक्टर से बात की है। मैंने उसे कहा है कि मेरे एक दोस्त को ऐसी फिल्में चाहिए, क्या वो दिला सकता है? तो उसने हामी बदली है। मैंने उसे कहा है कि मेरा दोस्त गैर मुल्क गया हुआ है, जब वो आएगा तो मैं उससे मिलवाऊंगा। मेरा मतलब है कि इस विक्टर से आपको मालूमात मिल सकती है। ये धंधे में पूरी तरह मुलविस है, टाइगर ने कहा। ये विक्ट्री क्लब कहाँ है? इमरान ने पूछा। बॉस, ब्लॉसम रोड पर ये क्लब है, जेर जमीन दुनिया के लोगों का खास अड्डा है, टाइगर ने कहा। ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ इसे, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। सिद्दीकी ने कहा। अब खावर सर हिलाता हुआ उठा और कमरे से बाहर चला गया। अब इस विक्टर को घेरा जाए इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा। इस विक्टर की बजाय अगर उस किंग का पता चल जाए तो मामला ज्यादा आसान हो जाएंगे, इमरान ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। रास्ता कायम होते ही इंक्वायरी ऑपरेटर की मखसूस आवाज सुनाई दी। विक्ट्री क्लब का नंबर दे, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया और इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दीजिए। विक्ट्री क्लब। रास्ता कायम होते ही एक सख्त और खुरदुरी से मर्दाना आवाज सुनाई दी। विक्टर से बात कराओ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, विक्टर बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक चीखती हुई सी आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ विक्टर, इमरान ने टाइगर की आवाज में कहा। ओ, अभी तो तुमसे बात हुई है, दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। हाँ, मैंने इसलिए दोबारा फोन किया है विक्टर कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि क्या तुम्हारे पास ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें मकामी लड़कियों को इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि मेरा दोस्त ऐसी ही फिल्मों का ख्वाहिशमंद है, इमरान ने टाइगर के लहजे में कहा। हाँ, यही पिक्चर्स तो सबसे ज्यादा मकबूल है, मिल जाएंगी, एक से एक बढ़कर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बस यही पूछना था, इमरान ने कहा और क्रीडल दबाकर उसने एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। चौहान इस दौरान कमरे में आकर कुर्सी पर खामोशी से बैठ गया था। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। रॉयल रोड पर बरकत पिक्चर्स का नंबर दे, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया और इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दीजिए। बरकत पिक्चर्स। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। विक्ट्री क्लब से विक्टर बोल रहा हूँ, किंग से बात करनी है, इमरान ने इस बार विक्टर के लहजे और आवाज में बात करते हुए कहा। यहाँ तो कोई किंग नहीं है, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया तो इमरान के साथ साथ लाउडर पर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर बाकी साथी भी बेख्तियार चौंक पड़े। मैनेजर किंग, जिससे ब्लू फिल्मों के बारे में सौदा होता है, इमरान ने कहा। सॉरी जनाब, आपको किसी ने गलत बताया है, न यहाँ कोई मैनेजर किंग है और न ही यहाँ गलत फिल्में तैयार होती है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या विक्टर ने टाइगर से भी झूठ बोला है? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, बल्कि इससे मेरी बात कंफर्म हो गई है कि इन काली और गंदी फिल्मों का सेटअप अलग है। इस लड़की का लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रही है।
इमरान ने कहा, तो फिर इस विक्टर पर हाथ डाला जाए। सिद्दीकी ने कहा, हाँ, अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। तुम उसे उठाकर यहाँ ले आओ, फिर उसे तफसील से मालूमात मिलेगी। इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। मैं साथ जाऊंगा। चौहान ने कहा, ठीक है, चौहान को ले जाओ। इसकी वजह से ही तो इस केस का आगाज हुआ है। हो सकता है कि अंजाम भी इसी के हाथों ही हो। इमरान ने कहा तो सिद्दीकी और चौहान दोनों हंस पड़े। सिद्दीकी ने कार विक्ट्री क्लब के कंपाउंड गेट में रोकी और फिर वो उसे एक साइड पर बनी हुई पार्किंग की तरफ ले जाने लगा। पार्किंग में क्यों कार ले जा रहे हो? इस विक्टर को अगवा करके कार में ले जाना है, उसे मेन गेट के सामने रोको। साइड सीट पर बैठे हुए चौहान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, क्या जरूरत है इतना लंबा बखेड़ा करने की? उसके ऑफिस में ही उससे पूछ लेंगे। सिद्दीकी ने कहा और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। पार्किंग में कार रोककर वो दोनों नीचे उतरे और फिर तेज तेज कदम उठाते हुए क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब का हॉल मछली बाजार बना हुआ था। मंशियात के गलीज धुएं और सस्ती शराब की मकरूबो पूरे हॉल में फैली हुई थी और इस वक्त तवायफ नुमा औरतों और गुंडे टाइप मर्दों से तकरीबन भरा हुआ था और सब लोग इस अंदाज में बातें कर रहे थे कि हॉल वाकई मछली बाजार लगता था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे 3 गुंडे मौजूद थे, जिनमें से 2 तो सर्विस देने में मसरूफ थे, जबकि एक वैसे ही सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। सिद्दीकी और चौहान सीधे काउंटर की तरफ बढ़ गए। जी साहब, क्या चाहिए आपको? उस आदमी ने जो खाली खड़ा था झटकेदार लहजे में पूछा। विक्टर से मिलना है, बड़े सौदे की बात करनी है। सिद्दीकी ने खुश्क लहजे में कहा, किस किस्म का सौदा? उस आदमी ने चौंक कर पूछा। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, समझे? सिद्दीकी का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? पहले तो तुम कभी नहीं आए। उस आदमी ने होठ चबाते हुए कहा, मेरा नाम सिद्दीकी है, हमारा ताल्लुक जामनगर से है। सिद्दीकी ने कहा, ओ अच्छा, ठीक है, साइड राहदारी में चले जाओ, आखिर में बॉस का ऑफिस है। उसने तवील सांस लेते हुए कहा और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ राहदारी की तरफ बढ़ गया। चौहान भी उसके पीछे था। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाजा था जिसके बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। शायद यहाँ किसी को रखने की जरूरत न समझी गई थी। सिद्दीकी ने दरवाजे पर दबाव डालकर उसे खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें सोफे और एक बड़ी सी ऑफिस टेबल मौजूद थी। ऑफिस टेबल के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था जो शक्ल व सूरत और रख रखाव से ही जेर जमीन दुनिया का सरगना दिखाई देता था। आओ आओ, खुश आमदीद। मुझे बताया गया है कि तुम जामनगर से आए हो। मेरा नाम विक्टर है। उस आदमी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सिद्दीकी ने उससे मुसाफा किया और फिर वो दोनों मेज की दूसरी तरफ बैठ गए। कहो, क्या काम है मुझसे? विक्टर ने उन दोनों को गौर से देखते हुए कहा। बरकत पिक्चर्स के मैनेजर किंग से मिलना है, वो कहाँ मिल सकेगा? सिद्दीकी ने कहा। ओ, क्या काम है इससे तुम्हें? विक्टर ने इस बार चौंक कर पूछा। हमने इससे ब्लू फिल्मों का एक बड़ा सौदा करना है और हमें तुम्हारी टिप दी गई है कि तुम्हारे जरिए उससे सौदा हो सकता है। तुम्हारा कमीशन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सौदा वहीं उससे बराह रास्त करना चाहते हैं। सिद्दीकी ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा, सॉरी, मैं इस अंदाज में काम नहीं करता। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितनी फिल्में और किस टाइप की फिल्में चाहिए? इसकी कीमत तय करो, तुम्हें माल मिल जाएगा, वरना तुम सारी उम्र भी किंग को तलाश करते रहो तो वो तुम्हें नहीं मिल सकेगा। विक्टर ने कहा, चलो ऐसे ही सही, हमें 1000 फिल्में चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि तुम हमारे सामने किंग से बात करोगे ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। सिद्दीकी ने कहा, 1000? कौन सी फिल्में? मकामी लड़कियों वाली या गैर मुल्की? विक्टर ने मसरत भरे लहजे में कहा, मकामी लड़कियों वाली, लेकिन नई प्रिंट हो। सिद्दीकी ने कहा, हाँ मिल जाएगी। एक फिल्म के 10 लाख रुपए होंगे और अदायगी नकद होगी। विक्टर ने कहा, 10 लाख तो ज्यादा है। सिद्दीकी ने कहा, अगर एक ही फिल्म के 10-10 प्रिंट लो तो रियायत हो सकती है। मेरा मतलब है 100 फिल्में और 1000 प्रिंट, क्योंकि इन फिल्मों के प्रिंट आगे बनाए जाते हैं। विक्टर ने कहा, नहीं, हमें 1000 मुख्तलिफ फिल्में चाहिए। सिद्दीकी ने कहा, फिर 10 लाख रुपए से कम में सौदा नहीं हो सकता। विक्टर ने साफ जवाब देते हुए कहा, क्या इतनी फिल्में किंग के पास होंगी? सिद्दीकी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ। विक्टर ने जवाब दिया, पहले हमें कंफर्म कराओ, फिर हम रकम भी मंगवा लेंगे। सिद्दीकी ने कहा, पहले कुछ रकम शो करो। विक्टर ने कहा कारोबारी अंदाज में कहा, हम रकम साथ लेकर नहीं चल सकते, तुम कंफर्म कराओ तो हम फोन करके पूरी रकम मंगवा लेंगे। सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए कहा तो विक्टर ने साइड पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सिद्दीकी की नजरें नंबरों पर जमी हुई थी। विक्टर ने आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। टॉप हिल। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। विक्ट्री क्लब से विक्टर बोल रहा हूँ, काला सौदा करना है, किंग से बात कराओ। विक्टर ने कहा, ओके, होल्ड करो। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, किंग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज सुनाई दी। विक्टर बोल रहा हूँ किंग, जामनगर से एक पार्टी को 1000 मुख्तलिफ फिल्में चाहिए, काली फिल्में, समझ गए हो ना? क्या तुम फौरन सप्लाई कर सकते हो? अदायगी नकद होगी। विक्टर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं।
लेकिन जामनगर में तो माल जाता रहता है और वो इतना बड़ा शहर नहीं है कि वहाँ 1000 फिल्में खप सके। दूसरी तरफ से कहा गया, हो सकता है कि पार्टी ये माल मुल्क से बाहर भिजवाना चाहती हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। विक्टर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल अदायगी कैश होगी। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो विक्टर ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर चमक थी। अब तो तुम्हें यकीन आ गया है, अब तुम रकम मंगवा लो। विक्टर ने कहा, ये टॉफिल कहाँ है? सिद्दीकी ने पूछा। तुम्हें इससे मतलब, ये कोड है, तुम रकम मंगवाओ और मान लो। विक्टर ने सख्त लहजे में कहा, ओके, हमें फोन करना होगा। सिद्दीकी ने उठते हुए कहा, हाँ कर लो। विक्टर ने मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलक चीखता हुआ मेज पर से घसीटता हुआ नीचे कालीन पर एक धमाके से गिरा और फिर इससे पहले कि वो उठता, सिद्दीकी की लात हरकत में आई और उसकी कनपट्टी पर इस कदर भरपूर जर्द पड़ी कि उसका जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। चौहान बिजली की सी तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिद्दीकी ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसकी नाल उसने बेहोश पड़े हुए विक्टर की कनपट्टी पर रखकर दबाई और ट्रिगर दबा दिया और उसके साथ ही विक्टर की खोपड़ी बेशुमार टुकड़ों में तब्दील होती चली गई और हल्की सी आवाज भी पैदा न हुई थी। आओ, सिद्दीकी ने मशीन पिस्टल को वापस जेब में डालते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो क्लब से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उनके कदमों में तेजी थी क्योंकि वो विक्टर की लाश बरामद होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद उनकी कार क्लब के कंपाउंड से निकली और तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। फिर सिद्दीकी ने कार एक साइड गली में मोड़कर रोक दी। मास्क मेकअप कर लो चौहान, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन कार भी तो चेक हो सकती है और हमारे लिबास भी, चौहान ने कहा। इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता, बहरहाल चेहरे बदल जाने चाहिए, सिद्दीकी ने कहा और चौहान कार से नीचे उतरा और फिर उसने साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से मास्क मेकअप निकालकर उसे खोला और उसमें से 2 मास्क निकालकर उसने बॉक्स को बंद करके वापस रखा और फिर सीट बंद करके वो दोबारा सीट पर बैठ गया। एक मास्क उसने सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दिया। चंद लम्हों बाद उनके चेहरे और बाल सब कुछ मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और फिर सिद्दीकी ने कार आगे बढ़ा दी। मैं समझा था कि तुम उससे मजीद पूछगुछ करोगे, लेकिन तुमने उसे खत्म कर दिया, चौहान ने कहा। अगर मैं ऐसा न करता तो गोली की आवाज हॉल तक पहुंच जाती और फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाता। अब मजीद उससे क्या मालूम करना था? फोन नंबर मालूम हो गया है, अब उस फोन नंबर की मदद से उस इमारत के बारे में मालूम हो जाएगा, सिद्दीकी ने कहा। तो फिर किसी पब्लिक फोन बुक से मालूम कर लो, चौहान ने कहा। नहीं, हेडक्वार्टर चलते हैं, वहाँ इमरान साहब मौजूद हैं, वहीं से मालूमात भी हासिल कर लेंगे और फिर उस किंग पर हाथ डाल देंगे, सिद्दीकी ने कहा और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। कार खासी तेज रफ्तारी से ऑटो रोड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये रोड शहर से मशरिक की तरफ एक कदीम आबादी के करीब था और यहाँ पर इन दिनों कारोबारी प्लाजे बन गए थे जिनमें ज्यादातर ऑटोस का कारोबार होता था, इसलिए इस रोड का नाम ऑटो रोड पड़ गया था। कार की ड्राइविंग सीट पर सिद्दीकी और साइड सीट पर इमरान बैठा हुआ था, जबकि उगबी सीट पर चौहान, खावर और नुमानी बैठे हुए थे। सिद्दीकी और चौहान ने विक्ट्री क्लब के विक्टर से बरकत पिक्चर्स के मैनेजर और उरिया फिल्मों का धंधा करने वाले असल आदमी किंग का फोन नंबर मालूम कर लिया था। फिर वो दोनों वापस 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर पहुंच गए थे, जहां इमरान ने इंक्वायरी ऑपरेटर से सेंट्रल इंटेलिजेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उस फोन के बारे में तफसीलात मालूम कर ली थी और इंक्वायरी ऑपरेटर के मुताबिक ये फोन ऑटो रोड पर वाक़ सेड बिल्डिंग में नस्ब था। चुनांचे इमरान 4 स्टार्स के साथ उस किंग को पकड़ने और उस इमारत पर रेड करने के लिए जा रहा था। सिद्दीकी और चौहान दोनों उसी मास मेकअप में थे जो उन्होंने विक्ट्री क्लब से वापसी पर किया था, जबकि वो कार जिसमें वो विक्ट्री क्लब गए थे उन्होंने वही हेडक्वार्टर में ही छोड़ दी थी। इमरान साहब, वहाँ लाजमन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए होंगे, सिद्दीकी ने कहा। मसलन किस किस्म की सिक्योरिटी? इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में पूछा। मुसल्लह अफराद हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर इमारत के गिर्द फैलाई जा सकती है और ये भी हो सकता है कि वो कारोबार खुफिया तहखानों में होता हो, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। ओ, तो सिक्योरिटी से तुम्हारा मतलब ये था? मैं तो डर ही गया था, इमरान ने इस तरह तवील सांस लेते हुए कहा जैसे उसके जहन से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। क्या मतलब? क्या मैंने गलत बात की थी? सिद्दीकी ने इमरान के उस रद्द-ए-अमल पर हैरान होते हुए कहा। हाँ, मैं समझा था कि शायद उन्होंने खूबसूरत औरतें बिठा रखी होंगी, क्योंकि इन दिनों ये सबसे कामयाब सिक्योरिटी की जाती है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। खूबसूरत औरतें, सिक्योरिटी, क्या मतलब हुआ? मैं समझा नहीं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। तुम्हें मालूम तो है कि हर छोटे बड़े इदारे में इस्तकबालिया पर खूबसूरत लड़कियां बैठी होती है ना, इमरान ने इस अंदाज में समझाना शुरू कर दिया जैसे उस्ताद बच्चों को समझाता है। हाँ, लेकिन वो तो इस्तकबालिया गर्ल्स होती है, उनका सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक? सिद्दीकी ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। यही तो असल सिक्योरिटी होती है कि पता भी न चले और सिक्योरिटी भी हो जाए।
अब अगर इन खूबसूरत लड़कियों की जगह वहाँ खूंखार कुत्ते मौजूद हों तो लोग उन्हें गोली मार सकते हैं, कचला खिला सकते हैं। इस तरह सिक्योरिटी का मकसद ही खत्म हो जाता है। इमरान ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? सिद्दीकी ने जिद होकर कहा, कमाल है, कंवारा होने के बावजूद तुम इस सिक्योरिटी की अहमियत नहीं समझ रहे। जो भी अंदर जाता है वो इन खूबसूरत लड़कियों को ही देखना शुरू कर देता है और फिर जब वो मुस्कुराकर बात करती है तो साहब रेशा खत्मी होकर रह जाते हैं। और अगर उनके जहन में कोई उल्टा पुल्टा ख्याल होता है तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है और वो ठंडी आंखें भरता हुआ वापस चला जाता है। अब बताओ, क्या ये कामयाब सिक्योरिटी नहीं है? इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तो आप इस सिक्योरिटी से खौफजदा थे? सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि 4 स्टार्स मास सुपरस्टार के कंवारे हैं इसलिए। इमरान ने कहा तो कार एक बार फिर कई कहों से गूंज उठी। वैसे इमरान साहब, आपने उस इमारत पर रेड करने के सिलसिले में कोई हिदायत नहीं दी? अचानक ऊपरी सीट पर बैठे हुए नुमानी ने कहा, हिदायत? अरे इन हिदायत के चक्कर में ही तो हम वहाँ जा रहे हैं। तुम मुझे भी इस चक्कर में मुलविस कराना चाहते हो? अम्मा भी को मालूम हो गया कि साहब ज्यादा हिदायत देते हैं तो जानते हो क्या होगा? अहबाब को पुलाव खाने की भी इजाजत न मिल सकेगी। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। क्या मतलब? एक तो आप बात ऐसी उलझी हुई करते हैं कि जब तक आप वजाहत न करें हमें उसकी समझ ही नहीं आती। सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, काश चीफ ऑफ 4 स्टार्स अपने हर मेंबर को एक आगा सुलेमान पाशा जैसा बावर्ची रखने का हुक्म दे दे। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा, उससे क्या होगा? सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मूंग की दाल खानी पड़ेगी और मूंग की दाल खाने से दिमाग के 14,000 तबक न सिर्फ रोशन हो जाएंगे बल्कि हर तबक में सर्च लाइट जल उठेंगी। उसके बाद जाहिर है तुम्हें हर बात पेश की समझ आना शुरू हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। चले आप खुद ही वजाहत करते। सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, किस बात की वजाहत? इमरान ने कहा, वही हिदायत वाली बात। सिद्दीकी भी अपनी बात पर मुसर हो गया था। फिल्में तब बनती हैं जब कोई हिदायत देता है, यानी हिदायत देने वाला हो, और हम फिल्मों के सिलसिले में ही काम कर रहे हैं। अब अगर मैं खुद ही हिदायतकार बन गया और अम्मा अभी तक ये इत्तला पहुंच गई कि उनका साहबजादा ऐसी गंदी और उड़िया फिल्मों का हिदायतकार है, तो इसके बाद मेरा ख्याल है बगैर मूंग की दाल खाए भी तुम समझ सकते हो कि क्या होगा। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और इस बार वाकई सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। वाकई मूंग की दाल खाए बगैर हम इतनी गहरी बातें नहीं समझ सकते। सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, सिर्फ मूंग की दाल नहीं बल्कि आगा सुलेमान पाशा के हाथ की पकी हुई मूंग की दाल। इससे पहले तुम्हें बकायदा गोताखोरी की ट्रेनिंग हासिल करना पड़ेगी। इमरान ने कहा, गोताखोरी की ट्रेनिंग? आपने फिर उलझी हुई बात कर दी। सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, इसमें उलझी हुई कौन सी बात है? चलो तुम्हें एक लतीफा सुनाता हूँ, उससे तुम्हें समझ आ जाएगी। अब क्या किया जाए? पहले लोगों को खुद लतीफा समझ आया करता था, आजकल लतीफे सुनकर बात समझ में आती है। बहरहाल एक आदमी किसी कंजूस के घर मेहमान ठहरा। कंजूस साहब ने जबरदस्त मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए गोश्त कब पकाया, लेकिन जब खाना उस मेहमान के सामने आया तो उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो उस पर मेजबान ने हैरान होकर उससे पूछा कि वो कपड़े क्यों उतार रहा है। तो मेहमान ने कहा, ताकि लंगोट बांधकर वो इस शोरबे में गोताखोरी कर सके कि शायद कोई गोश्त की बोटी हाथ आ जाए। इमरान ने कहा तो कार एक बार फिर कई कहों से गूंज उठी। मतलब है कि हमें भी गोताखोरी करके मूंग की दाल ढूंढना पड़ेगी। सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, जाहिर है जब बावर्ची आगा सुलेमान पाशा होगा और मूंग की दाल उधार आएगी तो सिर्फ पानी ही बगैर उधार मैसर आ सकेगा। इमरान ने जवाब दिया और एक बार फिर सब हंस पड़े। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सिद्दीकी ने कार ऑटो रोड पर मोड़ दी और सब बेख्तियार संभल कर बैठ गए। इमरान के चेहरे पर भी संजीदगी तारी हो गई थी। सिद्दीकी ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी ताकि सेठ बिल्डिंग को चेक किया जा सके। थोड़ी देर बाद उन्हें एक वसी लेकिन एक मंजिला इमारत पर सेठ बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ नजर आ गया। इमारत का फाटक काफी बड़ा था, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई बोर्ड न लगा हुआ था, इसलिए अपने अंदाज और तर्ज इमारत से ये रिहायशी इमारत लगती थी। अब क्या करना है? सिद्दीकी ने कहा, अंदर जाना है और क्या करना है? कार एक साइड पर रोक दो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और सिद्दीकी ने कार आगे ले जाकर एक साइड पर करके रोक दी। पहले अंदर बेहोश करने वाली गैस फायर करो, फिर उगबी तरफ से एक आदमी अंदर जाएगा और फाटक खोल देगा, और फिर यहाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल इस्तेमाल किए जाएंगे। इमरान ने बाकायदा हिदायत देते हुए कहा और सबने इस्बात में सर हिला दिए। और फिर वो चारों कार से नीचे उतर आए। उगबी सीट के नीचे मौजूद बॉक्स में से उन्होंने बेहोश कर देने वाली गैस के पिस्टल के साथ साथ साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल भी उठा लिए। और फिर सिवाय सिद्दीकी और इमरान के खावर, नोमानी और चौहान तेजी से सड़क क्रॉस करके इमारत की दोनों साइडों की तरफ तकसीम होकर बढ़ने लगे। खावर और चौहान एक साइड पर और नोमानी दूसरी साइड पर था। चंद लम्हों बाद वो तीनों इमरान और सिद्दीकी की नजरों से गायब हो गए। इस इमारत को देखकर कौन यकीन कर सकता है इमरान साहब
कि यहाँ इस कदर गंदा जुर्म होता होगा। सिद्दीकी ने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सूरत हाल को वाज़ेह होने दो, हो सकता है कि ये नंबर खुसूसी हो, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद नुमानी और चौहान वापस आ गए। खावर उगबी तरफ से अंदर कूद गया है, वहाँ एक दरख्त उगबी दीवार के साथ मौजूद था। नुमानी ने कार के करीब आकर कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद बड़ा सा फाटक खुलता नजर आने लगा। सिद्दीकी तुम कार ले आओ, इमरान ने सिद्दीकी से कहा और फिर नुमान और चौहान के साथ तेजी से चलता हुआ इमारत के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। फाटक अब खुल गया था और वहाँ खबर नजर आ रहा था। क्या है अंदर, इमरान ने करीब पहुंचकर पूछा। मैंने चेक नहीं किया, साइड गली से सीधा यहाँ आ गया हूँ। वैसे बाहर या उगबी तरफ तो कोई आदमी मौजूद नहीं है, खबर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी कार लेकर आ गया। इमारत का पोर्च भी खाली था, वहाँ कोई कार वगैरह मौजूद न थी। सिद्दीकी ने कार खाली पोर्च में रोक दी, जबकि खबर ने कार अंदर आने के बाद फाटक को दोबारा बंद कर दिया। मुझे तो ये इमारत खाली लगती है, सिद्दीकी ने कहा। बहरहाल तलाशी तो लेनी है, इमरान ने कहा और फिर वो सब इंतहाई एहतियात भरे अंदाज में इमारत में दाखिल हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो गया कि इमारत वाकई न सिर्फ खाली है बल्कि तवील अरसे से खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर कमरे में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर गर्द की दबीज तह मौजूद थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ कि नंबर खुसूसी था। बहरहाल हमें तहखाने चेक करने होंगे, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। वैसे उन सब के चेहरों पर अब पहले जैसा जोश व खरोश नजर न आ रहा था। इमारत का जायजा लेते हुए वो सब जैसे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, इमरान बेख्तियार ठिठक कर रुक गया। इस कमरे की तर्ज तामीर बता रही है कि यहाँ से तहखानों को रास्ता जाता है, इमरान ने इधर उधर गौर से देखते हुए कहा और फिर अभी उसका फिक्र खत्म ही हुआ था कि अचानक कमरे की छत से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और वो सब लाशौरी तौर पर छत की तरफ देखने लगे। लेकिन पलक झपकने से भी कम अरसे में उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जहन तेजी से माऊफ होते जा रहे हों। इमरान ने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। उसके जहन पर तेजी से सियाह पर्दा सा फैलता चला गया। फिर जिस तरह अचानक उसके जहन पर सियाह पर्दा फैला था, उसी तरह अचानक ये पर्दा समेटना शुरू हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तारीख पड़े हुए जहन पर रोशनी की लहरें फैलती चली गई। पूरी तरह होश में आते ही इमरान ने लाशौरी तौर पर अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा कि उसकी दोनों कलाइयां दीवार में नसब फौलादी कड़ों के अंदर जकड़ी हुई है और उसका जिस्म नीचे की तरफ ढलका हुआ है। लेकिन दोनों कलाइयां चूंकि साइडों पर फैलाकर जकड़ी गई थी, इसलिए जिस्म का बोझ बाजुओं पर न पड़ रहा था। इमरान होश में आते ही पूरी तरह सीधा होकर खड़ा हो गया। उसने अपने दाएं बाएं नजरें डाली तो उसके बाकी साथी भी उसी तरह दीवार के साथ फौलादी कड़ों में जकड़े हुए मौजूद थे, लेकिन उनके जिस्म ढलके हुए थे और गर्दनें झुकी हुई थी। वो बेहोश थे। इमरान समझ गया कि किसी खास और नजर न आने वाली रेस की मदद से उन्हें बेहोश करके यहाँ लाया गया है। यह खासा बड़ा हॉलनुमा कमरा था, जिसमें सिर्फ प्लास्टिक की 10-12 कुर्सियां सामने वाली दीवार के साथ रखी हुई थी। अब कुछ लुत्फ तो आएगा, वरना अब तक तो सारी कार्रवाई एकतरफा हो रही थी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने उन फौलादी कड़ों को चेक करना शुरू कर दिया। और फिर उसके लबों पर यकलक तंजिया मुस्कुराहट तैरने लगी, क्योंकि उसने चेक कर लिया था कि ये कड़े बटनों से खुलते और बंद होते थे और इमरान बड़ी आसानी से उंगलियों को मोड़कर इन बटनों को प्रेस कर सकता था। वो सोचने लगा कि उसे फौरी तौर पर अपने आप को रिहा करा लेना चाहिए या किसी के आने का इंतजार करना चाहिए कि अचानक उस कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक के बाद दिखरे 4 आदमी अंदर दाखिल हुए, जिनमें सबसे आगे वाला एक लंबे कद और इंतहाई ठोस जिस्म का आदमी था, जिसका सर गंजा था, अलबत्ता उसकी भवें बड़ी मोटी थी। उसके चेहरे पर जख्मों के मुंदमिल निशानात भी नजर आ रहे थे। वैसे उसका जिस्म और उसके चलने का अंदाज देखकर ही अंदाजा होता था कि वो लड़ने भिड़ने वाला आदमी है। उसके पीछे आने वाले तीनों आदमी भी खासे जानदार थे और उनके जिस्मों पर चमड़े की जैकेटें और जींस की पतलूनें थी। उनमें से 2 के हाथों में मशीन गनें थी, जबकि एक के हाथ में खारदार कोड़ा था।